नमस्कार दोस्तों, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आगामी एग्जामिनेशन है नॉरसेट है उसकी तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और जो आरएनयू नर्सिंग क्लासेज है वो आपके लिए लेकर आया है और नॉरसेट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, टेस्ट सीरीज है या फिर जो आगे वाले जो नॉरसेट एग्जाम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो आप सभी आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और इस जो बेनिफिट्स है या फिर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ के सॉल्व कर सकते हैं। अपना सब्जेक्ट है वो है साइकियाट्रिक नर्सिंग और साइकियाट्रिक नर्सिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर या प्रीवियस कुछ जो भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक है, वो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं या आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए या फिर जो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का लोगो है इस लोगो से जो प्ले स्टोर के अंदर ऐप है वो डाउनलोड करके इससे टेस्ट सीरीज है वो अवेल कर सकते हैं। और आरएनयू नर्सिंग क्लासेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन जो क्लासेज है वो ली जा रही है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके साथ में हर डे वो क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किए जाते हैं, आपको बताए जाते हैं और कौन आगे पिछले जो एग्जाम है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है वो आपको आपके साथ में बताए जाते हैं, आपको डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी है वो साइकियाट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लासेज है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है या फिर पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बी कॉन्फिडेंस फॉर योर एग्जाम, आपका जो अगला एग्जाम है उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस रहना है कि आपको यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने तैयारी की है तो एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस रहना है, क्योंकि आगे का जो नॉरसेट एग्जाम है वो आने वाला है। उसके लिए आप यदि आरएनयू नर्सिंग क्लासेस से जुड़े हैं तो आप 100% सक्सेस होगे, क्योंकि आरएनयू नर्सिंग क्लासेस की जो वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज है वो आपको हर क्वेश्चन है उसको डिटेल में बताया जाता है, क्वेश्चन के कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन का सही होने के चांसेज है, ऑप्शन सही होता है तो क्यों हो रहा है सही, और हर ऑप्शन को अच्छे से डिटेल में बताया जाता है और हर क्वेश्चन से और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से अदर क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, तो आइए साइकियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आज अपन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है कि ये भी साइकियाट्रिक नर्सिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और हर एग्जाम का जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं। नॉरसेट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो साइकियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आपको टर्मिनोलॉजी, मैंने आपको बताया है, कई बार बता चुका हूं कि जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ चुकी है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टर्मिनोलॉजी याद करनी है। जैसे मैंने आपको क्लास के अंदर बताया गया है कि टर्मिनोलॉजी के अंदर कौन कौन से जो माइंड के फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होते हैं उसके बारे में बताया है कि माइंड के कौन कौन से पार्ट्स है, लाइक एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन हो गया, थॉट डिसऑर्डर हो गया, थॉट में कौन कौन से डिस्टर्बेंस होते हैं, मेमोरी में कौन कौन से डिस्टर्बेंस होते हैं, सभी डिस्टर्बेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बाकी मेंटल मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, थ्योरीज हो गई, मैनेजमेंट हो गया, ईसीटी हो गया एंड साइकोफार्माकोलॉजी है, सभी जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके साथ में डिस्कस किए हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज अपन क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है विच मैकेनिज्म यूज्ड बाय स्टूडेंट व्हेन स्टूडेंट ब्लेमिंग टू हिज टीचर अबाउट फेलियर इन एग्जाम। ये जो क्वेश्चन है वो मेंटल मैकेनिज्म से पूछा गया है, या फिर मेंटल मैकेनिज्म का मींस क्या होता है। मेंटल मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, मेंटल मैकेनिज्म ठीक है। मेंटल मैकेनिज्म क्या होता है कि मेंटल मैकेनिज्म मींस होता है कि जैसे अपन को कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है या फिर किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन या फिर अपन को किसी चीज से प्रिवेंट होना है तो अपना जो माइंड होता है वो कुछ न कुछ थिंग्स होता है वो बनाता है। यदि जैसे अपन को बचना है
जैसे कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अपन को कुछ ऐसा है, कुछ चीज से बचना है, तो अपना माइंड होता है ऐसे फंक्शन करता है कि कुछ अदर थिंग्स अपने माइंड में ला करके उससे बचाव कर सकते हैं। तो मेंटल मैकेनिज्म क्या है कि ब्रेन का प्रिवेंटिव पार्ट है कि अपन को कोई भी थिंग्स हैं उससे बचना कैसे है, तो उसके लिए माइंड के जो फंक्शन है वो क्या करता है, एक एक्टिविटीज या फिर मैकेनिज्म बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेंटल मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइंड का क्या है, एक मैकेनिज्म फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी थिंग्स होती है उससे अपन जैसे प्रिवेंट होना चाहते हैं। जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर है अपन एग्जाम, जैसे कोई एक पर्सन है या फिर स्टूडेंट है, उसको क्या एग्जाम में एग्जाम देना है लेकिन उसकी तैयारी अच्छे से नहीं है, तो फिर क्या करता है, माइंड बार बार सोचने के कारण से जो माइंड होता है वो एक टाइप का मैकेनिज्म क्रिएट करता है, या फिर मैकेनिज्म मींस माइंड के अंदर जो एक फंक्शन होते हैं उसमें चेंजेस लाता है। जैसे एग्जाम में नहीं बैठना है तो उसके लिए क्या, जैसे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना या फिर फिजिकल रूप से ऐसा कुछ बताना कि मैं एग्जाम में ना बैठूं, तो वो क्या होता है, एक टाइप का मेंटल मैकेनिज्म है माइंड का, या फिर माइंड का जो होता है वो फंक्शन करने में चेंजेस आना मैकेनिज्म कहलाता है, मेंटल मैकेनिज्म कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है वो मेंटल मैकेनिज्म में से, या फिर इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, मेंटल मैकेनिज्म ऑल्सो नॉन एज डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, मेंटल मैकेनिज्म नॉन एज डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है और मेंटल मैकेनिज्म लाइक एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस का मतलब क्या होता है, डिफेंस मींस क्या होता है, बचना या फिर उसको बचाव करना। तो अपने कोई भी एक पर्सन है उसको अपने माइंड के अंदर या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो सॉल्व नहीं करने के कारण से उसको बचाव करने के लिए जो एक बॉडी का जो माइंड फंक्शन है उसको मैकेनिज्म अपनाता है, उसे मेंटल मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म से भी पूछा गया है। कि आपको पता होगा कि इसका क्लासिफिकेशन यदि आपने मेंटल मैकेनिज्म का पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि सबस्टिट्यूशन, सब लिमिशन, कंपनसेशन, ठीक है, डेनायल, ये सब क्या होते हैं, मेंटल मैकेनिज्म के पार्ट होते हैं। जैसे एक अपन बात करें तो फर्स्ट से इसके अंदर ओपन है मेंटल मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म या फिर मेंटल मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला है जैसे कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन हो गया, सबस्टिट्यूशन, सबलिमिशन, रैशनलाइजेशन, अनडूइंग, आइडेंटिफिकेशन, डेनायल। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, मेंटल मैकेनिज्म के पार्ट होते हैं या फिर डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट है। अपना जो माइंड का जो फंक्शन है, कोई भी जैसे अपने माइंड के अंदर अपने आप से ऐसे फंक्शन करता है कि उस थिंग से बचना है या फिर उस चीज से बचने के लिए कुछ न कुछ माइंड के अंदर स्टोरी क्रिएट कर लेता है, उससे बोला जाता है मेंटल मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, तो कंपनसेशन, कंपनसेशन में क्या होता है कि सती, इसके जो हिंदी में अपन बात करें तो इसको बोलते हैं सतीपूर्ति। क्या बोलते हैं, सतीपूर्ति। सतीपूर्ति, सतीपूर्ति का मतलब क्या होता है कि किसी एक पार्ट में यदि कोई पर्सन है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो उसकी जगह किसी अदर जगह पे उसको कंपनसेट करना, उसे क्या बोलाते हैं, कंपनसेशन कहलाता है। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे एक जो प्लेयर है कुछ वो है क्या है, स्टडी के अंदर कमजोर है। जैसे अपन किसी की बात करें, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर है वो क्या है, जो स्टडी के अंदर वो अच्छे नहीं थे, फिर उन्होंने क्या किया, उसको कंपनसेट करने के लिए प्ले में जाकर के, क्रिकेट में जाकर के उन्होंने अच्छे से मेहनत की और क्रिकेट के अंदर सक्सेस हो गए। तो ये क्या है, एक कंपनसेशन का पार्ट है, डिफेंस मैकेनिज्म का कंपनसेशन का पार्ट है। बहुत सारे पर्संस होते हैं वो क्या करते हैं, एक थिंग्स के अंदर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जैसे स्टडी में कमजोर है, तो वो क्या करना, प्ले में जाकर के अपना जो अच्छे से नाम रोशन कर सकता है। तो ये एक टाइप का क्या है, कंपनसेशन है या क्षतिपूर्ति बोला जाता है। ठीक है, तो कंपनसेशन हो गया। तो कंपनसेशन इसके अंदर है नहीं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, दिस मैकेनिज्म यूज्ड बाय स्टूडेंट व्हेन ए स्टूडेंट ब्लेमिंग टू हिज टीचर अबाउट द फेलियर इन द एग्जाम। एक स्टूडेंट है वो अपने जो फेलियर का वो ब्लेम है वो किसके ऊपर लगा रहा है, टीचर के ऊपर लगा रहा है, टीचर्स ने मेरे को अच्छे से नहीं पढ़ाया, इस कारण से मैं उस एग्जाम के अंदर से फेल हो गया हूं। ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं, एक टाइप का क्या है, मेंटल मैकेनिज्म है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विच मैकेनिज्म यूज्ड बाय द स्टूडेंट, इसके अंदर कौन सा मेंटल मैकेनिज्म यूज कर रहा है स्टूडेंट, जिसके अंदर स्टूडेंट अपने टीचर्स के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि टीचर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया जिस कारण से मैं फेल हो गया, ऐसा इसमें बताया गया है। ओके, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले से ही बताया है, साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं समझा है तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन जो आंसर है वो गलत होने के ज्यादा चांसेस है। ओके, क्योंकि अदर में क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, जैसे अपन अदर में जैसे मेंटल अपना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होगी, अदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन
मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है क्वेश्चंस, वो क्या होता है उसका अपने डिटेल में होता है, और उसमें क्या हर चीज के अंदर आपको डिटेल में उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मेंटल मैकेनिज्म हो गया, माइंड के पार्ट में से हिस्ट्री है, स्टोरी है, मतलब कुछ एग्जांपल देके आपके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, अब एग्जांपल किसका है तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो माइंड से रिलेटेड है, स्टोरी से रिलेटेड है, माइंड में फंक्शन होता है, एक्चुअल में ये थिंग्स है वो देखी जाती है, तो उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सीधा ऐसे फैक्ट नहीं होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, which is mechanism used by student which is student blaming to his teacher about the failure in exam। इसके अंदर पहला ऑप्शन है कंपनसेशन। कंपनसेशन मैंने ये बताया, कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन वो होता है जिसमें किसी एक पार्ट में यदि पर्सन सक्सेस नहीं हो पाता है तो वो किसी और पार्ट में मेहनत कर करके वहां पे सक्सेस हो जाता है। जैसे अपन बात करें, एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा है, अपने फैमिली को बताया मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, तो उनके फैमिली वाले क्या करते हैं, चलो बेटा पढ़ने की कोई ज्यादा पढ़ाई ना करो, तो आप अच्छे से प्ले में जा सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, या फिर क्रिकेट अदर प्ले जो प्लेइंग ऑप्शन है उसके अंदर खेल, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, या फिर जो जिसमें उनको इंटरेस्ट है उसमें जाकर के वो सक्सेस हो सकते हैं। यदि सक्सेस हो जाते हैं तो वो एक टाइप का क्या है, कंपनसेशन है। उन्होंने उस जो स्टडी को छोड़ करके प्ले के अंदर क्या कर दी, क्षति पूर्ति कर दी, तो वो क्या है, एक टाइप का कंपनसेशन है। तो इसके अंदर ये कंपनसेशन तो नहीं होगा, क्योंकि कंपनसेशन नहीं हो रहा। कंपनसेशन में क्षति पूर्ति होता है, जिसमें एक पार्ट में सक्सेस ना होकर के दूसरे पार्ट में मेहनत कर करके सक्सेस हो जाता है, तो उसे कंपनसेशन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो, ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है डेनायल। डेनायल का मतलब होता है नकारना, ठीक है, कोई भी थिंग्स होता है उनको नकार देना, मतलब ऐसा मैंने नहीं किया। जैसे कभी कभी होता है ना कि उसने काम तो उन्होंने किया है लेकिन क्या है, अपने खुद को बचाने के लिए क्या नकार लेते हैं कि मैंने ये गलती नहीं की है, तो वो एक टाइप का क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म के एक थिंग्स को नकारना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक स्टूडेंट है जिसने क्या कर दिया, एक मतलब क्लास में बैठे बैठे कुछ भी जैसे गलती करके गलती की है खुद ने, ठीक है, और बाद में ऐसे बता रहा है कि मैंने ये काम नहीं किया है, वो एक टाइप का क्या है, नकारना या डिनाइल के अंदर आता है। ओके, तो इसके अंदर डिनाइल भी नहीं है, नकार नहीं रहा है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि अपनी जो गलती होती है उसको दूसरे के ऊपर थोप देना क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे अपने कभी कभी देखा होगा कि कई सारे ऐसे होते हैं पर्सन, अपन अपने मेडिकल में भी देख सकते हैं कि गलती कोई और करता है, उसके जो भुगतना किसी और को पड़ता है, मतलब वो किसी और पे थोप देता है। जैसे एक पेशेंट के केयर में भी कुछ गलती हो गई, उसमें अंदर किसी और स्टाफ को बता दिया कि इन्होंने ये गलती की है, किसी दूसरे के ऊपर थोप देना, वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। तो इसके अंदर प्रोजेक्शन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन इसके अंदर देखा गया है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी रेशनल बना के उस जैसे गलती की है, या फिर जैसे इस स्टूडेंट को क्या है, वो फेल हुआ है, उसका रेशनल बता दिया कि टीचर्स ने उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, इस कारण से वो फेल हुआ। तो इसके अंदर कौन सा होगा, रेशनलाइजेशन ऑप्शन है वो सही होगा। ओके, क्योंकि इसमें स्टूडेंट है वो टीचर्स को रेशनलाइज कर रहा है या टीचर्स को बता रहा है कि उनकी गलती के कारण से वो फेल हो गया। आपको क्वेश्चन ऑप्शन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप डिटेल में हर क्वेश्चन होता है उसको अपन डिटेल में बताएंगे। जैसे मैंने आपको हर ऑप्शन को डिटेल में बताया है, क्या होता है कंपनसेशन, क्या होता है डिनाइल, क्या होता है प्रोजेक्शन, क्या होता है रेशनलाइजेशन, क्या होता है। तो आप जब पढ़ाई करते हो तो हर जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिटेल में उसके एग्जाम्पल समेत आप लिख के रख दो, या फिर आप समझ लो माइंड के अंदर, यदि आपके माइंड के अंदर हर टर्मिनोलॉजी का एग्जाम्पल सेट है, यदि आपने एग्जाम्पल सेट कर रखा है तो आप 100% उस जो टर्मिनोलॉजी है वो भूलोगे नहीं, ये भी श्योर है। तो आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको जैसे डेनाइल आ गया, आपके टर्मिनोलॉजी में डेनाइल आया, तो डेनाइल का एक एग्जांपल सेट कर दो कि डेनाइल में जैसे अपन कोई भी एग्जांपल सेट करके याद कर लो तो वो आपको आगे भूलोगे नहीं, हमेशा क्या रहेगा, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Severe emotion stress resulting in involuntary disturbance of physical function is known as, ठीक है। इसमें क्या पूछना चाह रहा है, सीवियर इमोशन स्ट्रेस कंडीशन है। एक पर्सन है उसके इमोशन में इश्यू है, इमोशन में सीवियर इमोशन स्ट्रेस है, स्ट्रेस की कंडीशन है, रिजल्टिंग इन इनवॉलेंट्री डिस्टर्बेंस ऑफ फिजिकल फंक्शन इज नॉन एज। पेशेंट के जो इनवॉलेंट्री फिजिकल फंक्शन है वो क्या हो गए हैं, डिस्टर्बेंस हो गए हैं, किसके, इमोशनल प्रॉब्लम। इमोशनल का मतलब क्या होता है, इमोशन का मतलब
कोई न कोई स्ट्रेस या टेंशन एंजाइटी के कारण से उसकी फिजिकल फंक्शन के अंदर इश्यू आया है, तो ये क्या है, कौन सी डिजीज है। ओके, फर्स्ट अपन बात करते हैं एल्जाइमर डिजीज। ठीक है, एल्जाइमर डिजीज क्या होता है, आपको पता होगा। एल्जाइमर डिजीज किसके कारण से होता है, डोपामिन जैसे पार्किंसन होता है, वैसे एल्जाइमर डिजीज वो है माइंड के अंदर जैसे जैसे पर्सन होता है, वो क्या होता है आगे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के कारण से जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। जैसे ओल्ड एज के अंदर नर्वस टिश्यू डैमेज होने के कारण से जो पर्सन्स के मेमोरी के पार्ट के जो टिश्यू होते हैं या मेमोरी को कंट्रोल करने वाले टिश्यू होते हैं, उनके अंदर भी क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो अल्जाइमर डिजीज वो होता है कि ओल्ड के मतलब एज के साथ साथ में ब्रेन टिश्यू के डैमेज होने के कारण से उनके मेमोरी इंपेयरमेंट होना, मेमोरी के कॉग्निशन पावर वगैरह होती है, वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। वो किसके अंदर होती है, एल्जाइमर डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर अल्जाइमर डिजीज तो है नहीं, बिकॉज इसके अंदर क्या पूछता है, फंक्शनल ऑफ इनवॉलंटरी डिस्टर्बेंस ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स फंक्शन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। आपने पढ़ा होगा कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं डिसोसिएटिव कन्वर्जन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, डिसोसिएटिव कन्वर्जन रिएक्शन, डीसीआर, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं डीसीआर। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग होता है, जैसे डिसोसिएटिव एमनेशिया हो गया, ठीक है, डिसोसिएशन कन्वर्जन रिएक्शन हो गया। तो डिसोसिएशन कन्वर्जन रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया। या फिर इसको बोल सकते हैं हिस्टीरिया। क्या बोलते हैं, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया वर्ड आपने सुना होगा। ये क्या होता है कि कोई भी पर्सन, या फिर ये भी मोस्ट कॉमन रूप से फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है हिस्टीरिया। इसमें क्या होता है, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर, या पर्सन बार बार यदि किसी को एंजाइटी रह रही है, तो एंजाइटी को उससे फाइट करने के लिए ऐसा एक रिएक्ट करना, या फिर बॉडी की जो फिजिकल मूवमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस आना, किसके कारण से, एंजाइटी के कारण से, वो क्या कहलाता है, हिस्टीरिया कहलाता है। जैसे हिस्टीरिया के रूप में डिसोसिएटिव एमनेशिया, उनमें ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि मेमोरी है वो पीछे की मेमोरी बिल्कुल लॉस हो गई है, मतलब याद रखने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है किसी के अंदर, डिसोसिएटिव एमनेशिया के अंदर। ठीक है, डिसोसिएटिव फ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, कन्वर्जन रिएक्शन होता है। कन्वर्जन रिएक्शन के अंदर जो अपनी पर्सन्स की जो मसल्स पावर होती है, इनवॉलंटरी मसल्स होती है, वो क्या होता है, पावर है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है किसके अंदर, कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर। तो इसके अंदर क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड पूछा गया है, कन्वर्जन रिसेक्शन से। कन्वर्जन डिसऑर्डर है इसके अंदर, जिसके अंदर पर्सन्स की जो फिजिकल या फिर मोटर रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, मोटर वीकनेस हो जाती है। पर्सन सडन से क्या होता है, जैसे कन्वर्जेशन या कन्वर्जन भी उसमें देखने को मिलता है। जैसे पर्सन है एकदम से उनकी जो मसल्स वीकनेस हो गई, गिर गया, क्या मतलब मेरे को बिल्कुल है वो हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, मसल्स में बिल्कुल पावर नहीं रहा है, ये किसके अंदर होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर होता है। कन्वर्जन के अंदर हिस्टीरिया या फिर इसको कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर कन्वर्जन भी देखने को मिलता है, ऐसे सीजर का, उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल फिट्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, हिस्टेरिकल फिट। ये सभी मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है हिस्टेरिकल फिट्स क्या होते हैं। अब उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ, हिस्टेरिकल फिट्स क्या होता है, एक्चुअल में पेशेंट की फिजिकल किसी प्रॉब्लम के कारण से पेशेंट को सीजर आना हिस्टेरिकल फिट्स कहलाता है, नो। पेशेंट हिस्टेरिकल फिट्स में क्या होता है, एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसके अंदर पेशेंट कंटिन्यू रूप से यदि एंजाइटी या स्ट्रेस में रहता है, तो माइंड में क्या होता है कि जो माइंड के जो एंजाइटी के कारण से डिस्टर्बेंस उनके माइंड में ये फिक्स हो जाता है कि उसकी मसल्स है वो वीक हो गई, या फिर कुछ ऐसा रिएक्ट करना जिसके कारण से उनके जो घर वाले होते हैं वो उनकी तरफ ध्यान दे। और वो क्या है कि एक टाइम ऐसा रिएक्ट करते हैं, उसके बाद में वो अपना माइंड होता है उनका, वो क्या करता है अपने आप से उनको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है। फिर जो मसल्स पावर उनके कंट्रोल में नहीं रहती है, उनको पर्सन खुद चाह करके यदि ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहता हिस्टीरिया के अंदर, तो भी वो अपने आप से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज उनका जो माइंड सेटअप है वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। ओके, तो हिस्टीरिया या फिर इसको बोलते हैं हिस्टेरिकल फिट्स, या फिर कन्वर्जन भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कन्वर्जन। ये हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे केस आपने देखे होंगे या फिर देखने को मिलते हैं। ऐसे पर्सन आते हैं सडन एकदम से क्या होगा कि उसके सीजर आ रहे हैं, लेकिन पर्सन को ऐसा कोई सीजर है ही नहीं। पर्सन को सीजर जब उनकी ईईजी करवाया या फिर इन्वेस्टिगेशन करा दिया, एमआरआई कराया, सीटी स्कैन, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हो गया, ऑल इन्वेस्टिगेशन आर नॉर्मल, बट पर्सन को कंटिन्यू
सीजर देखने को मिल रहा है, पेशेंट है वो ऐसे कर रहा है, सीजर जैसे रिएक्ट करने की कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या बाद में उसको डायग्नोस होता है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हिस्टीरिया। पेशेंट घर वालों से या फिर उनसे सिंपैथी प्राप्त करने के लिए हिस्टीरिया की या फिर जो कन्वर्जन रिएक्शन कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, हिस्टेरिकल फिट्स हो गया, ठीक है, इसके अंदर डिसोसिएटिव एमनेशिया हो गया, डिसोसिएटिव फ्यूज हो गया, ठीक है, ये सभी किसके अंदर आता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर आता है। नेक्स्ट है डिप्रेसिव रिएक्टिव। डिप्रेसिव रिएक्शन नहीं है, डिप्रेशन के पेशेंट ऐसे रिएक्ट करने, कन्वर्जन जैसी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट मसल्स मूवमेंट वीकनेस वगैरह ऐसे फंक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या आता है, मेनिया एंड डिप्रेशन। ओके, मेनिया एंड डिप्रेशन ये अलग अलग भी आ सकते हैं, अलग अलग रूप से भी देखने को मिल सकते हैं, किसी पेशेंट के अंदर दोनों एक साथ में देखने को मिल सकते हैं। तो बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड, टू टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, आपने पढ़ा होगा साइकियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड। तो पेशेंट को सीवियर मेनिया विथ डिप्रेशन देखने को मिल सकता है या हाइपोमेनिया विथ डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग डिसऑर्डर होते हैं, वो मेनिया और डिप्रेशन है वो अलग अलग अपनी जो अपने उसके साथ साथ में एक साथ में देखने को मिलता है। वो किसके अंदर होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आता है। और अलग से भी देखने को, मेनिया एक पेशेंट है सीवियर मेनिया के साथ में भी आ सकता है। और इसमें बाइपोलर में होता क्या है कि जो पर्सन होता है या फिर जो पेशेंट होता है वो अब रिसेंट में किस प्रॉब्लम के साथ में आया है वो उसके अंदर देखा जाता है। जैसे अपन इसको उसको बोलते हैं बाइपोलर में एमडीपी, एमडीपी डिसऑर्डर बोला जाता है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, या बाइपोलर डिसऑर्डर को और क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज एमडीपी। ठीक है, एमडीपी। एमडीपी क्या होता है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ठीक है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों थिंग्स साथ में देखने को मिलती है। तो पेशेंट यदि अपने पास आता है एमडीपी विथ एम, ठीक है, एमडीपी विथ एम के साथ आ सकता है या फिर एमडीपी विथ डी। ओके, एमडीपी विथ डी, एम का मतलब क्या हो गया, पेशेंट मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस का, उनके अंदर मेनिया के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। दिस इज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द बाइपोलर डिसऑर्डर, पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है। और अब पेशेंट जो आया है वो किसके साथ में आया है, एमडीपी, एक होता है एमडीपी एम और एक होता है एमडीपी डी। पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर का या फिर मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस का एट प्रेजेंट में हॉस्पिटल में आया है, तो वो यदि मेनिया के सिम्टम्स के साथ में आया है तो एमडीपी एम होगा, यदि डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ में आया है तो एमडीपी डी होगी। एज पर उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस बोला जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या पूछना चाहिए, सीवियर इमोशन स्ट्रेस रिजल्टिंग इन इनवॉलंटरी डिस्टर्बेंस ऑफ फिजिकल फंक्शन इज नोन एज कन्वर्जन डिसऑर्डर। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, पेशेंट को हिस्टीरिया है, पेशेंट को हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है। हिस्टीरिया के अंदर डिसोसिएटिव एमनेशिया, डिसोसिएटिव फ्यूज है, ये सभी रिएक्शन है वो किसके अंदर आती है, हिस्टीरिया के अंदर आती है। आपने यदि अच्छे क्वेश्चन को समझना है, समझ के आपका जो यदि क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो सॉल्व करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको हर क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में बताया जा रहा है, क्वेश्चन के ऑप्शन अच्छे से समझाए जा रहे हैं और आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन के ऑप्शन अच्छे से पढ़े हैं, ऑप्शन को समझा है तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, आपको सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी बहुत जरूरी है। यदि साइकेट्रिक के अंदर टर्मिनोलॉजी पढ़ी है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी रहती है। टर्मिनोलॉजी के अंदर कुछ सारे थिंग्स होती है वो पढ़नी जरूरी है, जैसे एक्सेप्ट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, ठीक है, ओड हो गया, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी वर्ड्स होते हैं, उनको आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो टर्म छोड़ देते हैं, तो आपका क्वेश्चन है वो गलत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एंजाइटी। आपको ये जो फिजिकल साइन दिए गए इसके अंदर कौन सा साइन है वो एंजाइटी का नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए आप, क्वेश्चन आपको यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने एंजाइटी पढ़ा है तो एंजाइटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी के अंदर क्या क्या होता है,
यदि पेशेंट मूवमेंट करता है तो मूवमेंट क्या हो जाती है, ठीक है। एंजाइटी के अंदर पेशेंट की मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट से होती बढ़ जाती है, ठीक है। अब पेशेंट है वो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन, HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है। फिजिकल सिम्टम ये देखने को मिलता है आपने, यदि पेशेंट एंजाइटी या फिर स्ट्रेस में है तो अपने आप से HCl का सिक्रेशन बढ़ेगा, HCl का सिक्रेशन बढ़ेगा तो गैस्ट्राइटिस होगा, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को बीपी बढ़ सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है, टेकिपीनिया हो सकता है, मूवमेंट से मूवमेंट जो फिजिकल रेस्टलेसनेस जैसा फील होता है, ठीक है, फिजिकल रेस्टलेसनेस। ये पूछना ये सारे हैं। इसके अलावा यदि अपन पेशेंट इधर उधर ज्यादा मूवमेंट कर रहा है तो इसके सिम्टम सबसे पहला सिम्टम है मॉइस्ट माउथ, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड वन है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ हो सकता है बिकॉज पेशेंट यदि मूवमेंट कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेस में एंजाइटी में रह रहा है तो उनका मुंह सूखेगा, ये सिम्टम्स तो देखने को मिलता है। तो ये इज नॉट साइन है, कौन सा साइन नहीं है तो ड्राई माउथ, तो उसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलता है एंजाइटी के अंदर। हाइपर वेंटिलेशन, बिल्कुल सही बात है, यदि पेशेंट एंजाइटी का है तो उनका जो रेस्पिरेशन पैटर्न होता है वो बढ़ जाता है तो पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करता है, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं जाएगा बिकॉज इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन है वो एंजाइटी के अंदर नहीं देखने को मिलता है, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है, ये भी ऑप्शन अपन काट लीजिए। नेक्स्ट है जीआई सिम्टम्स, बिल्कुल जीआई सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, HCl का सिक्रेशन बढ़ता है तो पेशेंट को गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, एंजाइटी के अंदर। तो एंजाइटी के पेशेंट के अंदर क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ सकती है, बीपी इंक्रीज हो जाती है, जीआई सिक्रेशन बढ़ने के कारण से गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ओके। और मॉइस्ट माउथ है वो, बट मॉइस्ट माउथ नहीं होता है, ठीक है। पेशेंट का जो माउथ होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है, किसके अंदर, एंजाइटी के अंदर। सिक्रेशन यदि एंजाइटी में पेशेंट है तो माउथ है वो ड्राई होगा ना कि मॉइस्ट होगा, तो इसके अंदर जो मॉइस्ट माउथ है वो ऑप्शन है वो सही जाएगा ऑप्शन, बिकॉज एंजाइटी के अंदर सब सिम्टम्स देखने को मिलता है बट मॉइस्ट माउथ है वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको रैशनल समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से सॉल्व करने, आपको जो रैशनल समझ में आना चाहिए, रैशनल आपने पढ़ा है अच्छे से तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एंजाइटी का पेशेंट है, स्ट्रेस में रहेगा तो जो उसका माउथ होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है, जबकि नो की मॉइस्ट होता है, ओके। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। पैनिक ठीक है, एक एंजाइटी का पार्ट है, ठीक है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है एक होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। 2 टाइप के प्रॉब्लम्स होती है एंजाइटी के अंदर, ओके। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट को जनरल पूरी बॉडी के सिम्टम्स देखने को मिलता है। यदि लॉन्ग टाइम तक यदि पर्सन होता है वो किसी एंजाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक। यदि और पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, पेशेंट के सडन सिम्टम्स, जैसे कोई फैमिली में मिस हैपनिंग हो गई या फिर कुछ ऐसी एकदम से स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई, उसमें सिम्टम्स दिखना पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर पीआईडी कहलाता है। और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट को होल बॉडी के टाइम के साथ साथ या फिर लॉन्ग टाइम तक पेशेंट स्ट्रेस एंजाइटी में रहता है तो उसके अंदर से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पैनिक डिसऑर्डर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। पहला पेशेंट है वो चेस्ट पेन, बिल्कुल हो सकता है, पेशेंट यदि एंजाइटी में रह रहा है तो उसको चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइटी के अंदर चेस्ट पेन हो सकता है। यदि पेशेंट को सडन से कुछ ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो गई या फैमिली का ऐसा कुछ इवेंट्स है वो उनके बारे में बताया गया है तो पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है। कार्डियक इशू, हार्ट रेट बढ़ सकती है, बीपी भी बढ़ सकती है, तो ये तो सभी नॉर्मल रूप से जो एंजाइटी के सिम्टम्स है, कौन सा, चेस्ट पेन, तो चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। कौन सा आपको इसके अंदर ऑप्शन देखना, कौन सा सिम्टम्स है वो देखने को नहीं मिलता है, वो आपको समझना है। सेकंड ऑप्शन है वो है नोजिया, बिल्कुल नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है पेशेंट को, ओके। एक्सेसिव पर्सपिरेशन बिल्कुल हो सकता है पेशेंट को, ये पेशेंट एंजाइटी के साथ में है तो पर्सपिरेशन तो कॉमन है, पेशेंट को स्वेटिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट पेन यूरिनेशन,
यूरिनेशन इज ए नॉन सिम्टम्स ऑफ पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। पेशेंट पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसके लिए यूरिनेशन है वो एक सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। यूरिनेशन इज ए नॉर्मल फिनोमेना और नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसके अंदर यूरिनेशन होने के चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं। तो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर यूरिनेशन है वो यदि ऐसा लिखते हैं कि यूरिनेशन इंक्रीज हो गया है, यूरिनेशन बढ़ गया है एंजाइटी के कारण, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यूरिनेशन इज ए नॉट ए लाइक प्रॉब्लम इन द पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। यदि पैनिक एंजाइटी के अंदर है तो उनका यूरिनेशन तो चलता ही रहेगा, इसलिए यूरिनेशन इज ए नॉर्मल प्रोसेस, ना कि यूरिनेशन इंक्रीज होना। यदि ऐसा बताते हैं कि उस पेशेंट के अंदर यूरिनेशन बढ़ जाता है तो हाँ बिल्कुल अपन उस ऑप्शन को सही कर सकते थे, लेकिन यूरिनेशन इज ए नॉर्मल प्रोसेस, तो इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है, सभी इसके अंदर सही नहीं है, और यूरिनेशन इज ए आई डोंट, तो डी इसके अंदर ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने रैशनल के साथ में पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट अपन आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ यूसेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वेयर ए पर्सन यूजिंग वर्ड दैट हैव नो नॉन मीनिंग। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी से पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वेयर ए पर्सन यूजिंग वर्ड दैट हैव नो मीनिंग। ऐसे कोई वर्ड्स यूज करना, एक पेशेंट को प्रॉब्लम है जिसके अंदर ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है जो इसकी कोई टर्म नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। ये भी किसी थॉट्स की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। थॉट्स की प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर पर्सन ऐसे ही वर्ड यूज कर रहा है, जैसे नियोलॉजिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, नियोलॉजिज्म में ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर पर्सन है वो बार बार ऐसे वर्ड्स यूज है, जैसे सक मक प बाक लाक, मतलब जो टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स यूज कर रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, या फिर उसका वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, या फिर उसका मीनिंग नहीं है, तो वो किसके अंदर आता है, नियोलॉजिज्म के अंदर आता है। ओके, तो नियोलॉजिज्म इज द राइट ऑप्शन। इसके अंदर इस पर्सन इज वर्ड दैट हैव नो मीनिंग, कोई वर्ड्स की मीनिंग नहीं है, ऐसे वर्ड यूज करना नियोलॉजिज्म कहलाता है। ओके, नियोलॉजिज्म इज द राइट ऑप्शन इसके अंदर, ठीक है। वर्बलिज्म नहीं होगा। एरोटिक डेल्यूजन क्या होता है, एरोटिक डेल्यूजन एक टाइप का क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि जो अदर पर्सन, जो कोई फीमेल है वो उससे मैरिज करना चाहती है। एरोगेटिक बिहेवियर, लाइक एरोटिक बिहेवियर होता है, उनको डेल्यूजन है। एक डेल्यूजन क्या है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है, ये तो आपको पता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, जिसके अंदर एरोटिक डेल्यूजन, ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, इसमें ऐसा लगता है, मेल के अंदर भी देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है उनसे मैरिज करना चाहता है, या वो उनसे मतलब मैरिज करना चाहता है, या उनसे प्यार करती है, ऐसा उनको लगता है। कौन से डेल्यूजन के अंदर, एरोटिक डेल्यूजन के अंदर। एरोटिक डेल्यूजन के अंदर ऐसा लगता है कि वन फीमेल है उनसे शादी करना चाहती है या उनसे प्यार करती है, ऐसा उनको लगता है किसके अंदर, एरोटिक डेल्यूजन के अंदर, ठीक है। तो ये टाइप का क्या है, डेल्यूजन है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है, ऐसा कुछ है नहीं, एक्चुअल में कोई मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है, तो वो किसके अंदर होता है, ये भी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसके अंदर एरोटिक डेल्यूजन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, दैट इज द नियोलॉजिज्म, जिसके अंदर पर्सन को मतलब ऐसे नए नए वर्ड यूज करना, जैसे चाक, बकमाल, पन, बाम, लाइक ऐसे टाइप के जो वर्ड यूज करना जिसकी कोई टर्मिनोलॉजी या फिर उसका मतलब नहीं होता, मीनिंग नहीं निकलती है, वो किसके अंदर आता है, नियोलॉजिज्म के अंदर आता है। और ये किसका प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम इज द थॉट्स। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, which will be nurse expect to be order manage a client with withdrawal from alcohol। ओके, पेशेंट है वो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स का है, तो उनके पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर्स, ठीक है। तो अपन को याद रखना है, प्रोमेथाजीन हो गया, क्लोडाइजेपॉक्साइन, हेलोपेरिडोल, डाइसल्फारामीन। डाइसल्फारामीन तो क्या होती है, अपन नीचे से ही बटे, डाइसल्फारामीन होता है वो होता है डाइसल्फारामीन है वो एवर्जन थेरेपी के अंदर देते हैं, ये तो आपको पता होगा, एवर्जन साइकोथेरेपी। एवर्जन साइकोथेरेपी सुना होगा। एवर्जन साइकोथेरेपी में पेशेंट को अल्कोहल छुड़ाने के लिए डाइसल्फारामीन देते हैं, ठीक है। डाइसल्फारामीन और अल्कोहल दोनों एक साथ में देते हैं। डाइसल्फारामीन क्या है, एक ऐसा केमिकल कंटेंट है जो क्या करता है, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है।
अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके उसके कारण से क्या होता है, पेशेंट को कंटिन्यू क्या होनी, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, बार बार वॉमिटिंग होना, फिर उसको ऐसा फील होता है लाइक बॉडी में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही नहीं फील हो रहा है, ऐसा लगना स्टार्ट होता है डाइसल्फारामीन देने के कारण से। तो एवर्जन थेरेपी के अंदर पेशेंट को डाइसल्फारामीन देते हैं। डाइसल्फारामीन के कारण से पेशेंट को अल्कोहल छुड़ाने के लिए या फिर अल्कोहल छुड़ाने की थेरेपी के लिए डाइसल्फारामीन देते हैं। तो पेशेंट को अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर डाइसल्फारामीन नहीं देते हैं, जबकि एवर्जन थेरेपी के अंदर डाइसल्फारामीन देते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को अल्कोहल छुड़वाने के लिए ही दिया जाता है। जबकि इसमें यह पूछा जा रहा है पेशेंट विड्रॉल फ्रॉम अल्कोहल, मैनेज द विड्रॉल ऑर्डर बाय मैनेज द क्लाइंट इज विड्रॉल फ्रॉम द अल्कोहल। पेशेंट अल्कोहल विड्रॉल है तो उसके अंदर कौन सी ड्रग्स देते हैं, तो अल्कोहल विड्रॉल में आपने सुना होगा पेशेंट के मेन सिम्टम्स क्या होता है, अल्कोहल विड्रॉल के अंदर सीजर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर सीजर है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर, ठीक है। हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। हेलोपेरिडोल इज द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ये भी नहीं देते हैं अल्कोहलिज्म के अंदर। क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोरडाइजेपॉक्साइड या फिर लिबरियम, ये लिबरियम बोलते हैं इसको, ठीक है, लिबरियम होती है। क्लोरडाइजेपॉक्साइड इज द ड्रग इन द अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर क्लोरडाइजेपॉक्साइड या फिर लिबरियम ड्रग्स होती है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर। लिबरियम दी जाती है पेशेंट को, और पेशेंट को जो सीजर ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है, लिबरियम या फिर क्लोरडाइजेपॉक्साइड है वो ड्रग्स ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर। प्रोमेथाजिन भी पेशेंट को नहीं दी जाती है अल्कोहल के अंदर, ओके। तो ये सभी ऑप्शन होते हैं कुछ अपन आपने यदि क्वेश्चन अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में सीधा सा क्वेश्चन है, उसके अंदर ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ठीक है। और हेलोपेरिडोल है, हेलोपेरिडोल ड्रग्स ऑफ चॉइस किसको होती है, एंटी मतलब सिजोफ्रेनिया के अंदर दी जाती है हेलोपेरिडोल, और हेलोपेरिडोल होती है वो सबसे, ठीक है, हेलोपेरिडोल